बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 13 है वो है एसक्यूएल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। फर्स्ट हम प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू ले लेते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हमने बेसिकली एसक्यूएल डीएमएल स्टार्ट किया था। एसक्यूएल डीडीएल हम लोग पढ़ चुके हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और अभी हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल था वो था डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जो डीएमएल है उसमें हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में कमांड देखी सिलेक्ट की स्टेटमेंट। उसमें बेसिकली हम लोग रो फिल्टरिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम रिकॉर्ड्स को फेच करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। और वो जो कंडीशन है उसमें हमने डिफरेंट ऑपरेटर्स पढ़े, जैसे हमने कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े, कुछ हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, और कुछ हमने जो है वो करेक्टर और स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स देखे। जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे वो हम लोगों ने बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और सिंपल इक्वल टू, ये वाले ऑपरेटर्स देखे। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं उसमें हम लोगों ने एंड और नॉट ऑपरेटर्स देखे, और इसी तरह से कुछ हमने करेक्टर और स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स देखे, जैसे लाइक ऑपरेटर और इन ऑपरेटर। उसमें लाइक और जो इन ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या करते हैं, जो लाइक ऑपरेटर है वो आपके पास किसी भी एक करेक्टर या एक स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, और जो लाइक इन का ऑपरेटर है वो बेसिकली आपके पास अगर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, सिलेक्टिव वैल्यूज़, तो उनमें से किसी एक वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए। इनमें आपके पास रेंज है और मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और उन मल्टीपल वैल्यूज़ में से आपने कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम बेसिकली इन ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसी तरह से कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं आपके पास, एंड ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। और ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये आप किस तरह से यूज़ करते हैं कि एंड ऑपरेटर आपके पास तब यूज़ होगा जब आपके पास कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, तो सॉरी, एंड में आपके पास दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, और में अगर आपके पास कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आपके पास रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट एज़ कम्पेयर टू और ऑपरेटर, एंड में आपकी दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। और नॉट ऑपरेटर वो जहाँ पे आपकी कंडीशन ट्रू होगी वो आपके वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा देगी। तो ये हमने डीएमएल स्टेटमेंट में, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हमने सिलेक्ट की स्टेटमेंट पढ़ी थी। और सिलेक्ट की स्टेटमेंट में हमने कुछ ऑपरेटर्स दिए थे कि हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट में रो फिल्टरिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वेयर की क्लॉज में हम कंडीशंस कुछ अप्लाई करते हैं, और वो कंडीशंस जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर हो रही होती है। कुछ कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं, कुछ लॉजिकल हैं, और कुछ आपके पास स्ट्रिंग या करेक्टर पैरामीटर्स हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बेसिकली डीएमएल की कमांड्स देखेंगे इन ऑर्डर टू मैनिपुलेट डाटा। मैनिपुलेट डाटा, अब हम देखेंगे कि हम जो डाटा है उसको हम किस तरह से चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। अब जो मैनिपुलेशन डाटा है डीएमएल कमांड में, हम एक तो हमने रो फिल्टरिंग देखी कि हम रोज को रिट्रीव खाली करवा रहे हैं, हम उस पर कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कुछ क्रड ऑपरेशंस हैं। जो डीएमएल है उसमें बेसिकली आपके पास क्रड ऑपरेशंस यूज होते हैं। क्रड में जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं? सी इज़ फॉर क्रिएट रिकॉर्ड, आर इज़ फॉर रीड और रिट्रीव रिकॉर्ड, यू इज़ फॉर अपडेट रिकॉर्ड, और डी इज़ फॉर डिलीट रिकॉर्ड। ये आपके पास जो हैं वो 4 ऑपरेशंस हैं जो कि आपके पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। इनको हम क्रड ऑपरेशंस बोलते हैं, क्रड फंक्शंस बोलते हैं। जो क्रिएट रिकॉर्ड है वो बेसिकली इंसर्ट इनटू की कमांड यूज़ होती है। जो डाटा को रीड करना है या रिट्रीव करना है वो सिलेक्ट की कमांड है, जैसे हमने रो फिल्टरिंग में पढ़ा। और जो अपडेट रिकॉर्ड है उसके लिए जो कमांड यूज़ होती है दैट इज़ अपडेट। और जो डिलीट रिकॉर्ड है उसके लिए हम जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो बेसिकली डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। Okay, data manipulation language, a DML statement is executed when you add new records to a table, insert, modify existing row in a table, update और remove existing rows from a table। अगर आपने ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करनी हैं तब आप DML कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। DML कमांड कब एग्जीक्यूट करेंगे? जब आपने कोई भी
न्यू रो आपने अपने टेबल में एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए, पहले तो आपने टेबल क्रिएट कर दी है बाय यूजिंग DDL कमांड्स। उसके बाद आपने उस टेबल में कोई रो ऐड करनी है। रो का मतलब है कि आपने कोई रिकॉर्ड ऐड करना है, तब आप इंसर्ट की कमांड यूज़ करेंगे। अगर आपने जो एग्जिस्टिंग डाटा है, लाइक सपोज मैं स्टूडेंट का फ़ोन नंबर चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं मॉडिफाई या अपडेट की कमांड यूज़ करूँगी। और अगर मैं कोई एक रिकॉर्ड पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का, लेट सपोज स्टूडेंट जो है वो बीच में उसने ट्रीज करा लिया सेमेस्टर या वट एवर, वो छोड़ के चला गया, और मुझे उसका रिकॉर्ड जो है वो डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं डिलीट की कमांड यूज़ करूँगी। जैसे यहाँ पे है कि आपके पास ये एक टेबल है डिपार्टमेंट्स का, और इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में आपने एक रिकॉर्ड ऐड करना है एक्स्ट्रा। अब आपने वो रिकॉर्ड ऐड क्या करना है, इंसर्ट अ न्यू रो इनटू आवर डिपार्टमेंट टेबल, कि आपने एक डिपार्टमेंट वाले टेबल में अब एक नई रो ऐड करनी है। रो का मतलब है कि आपने एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, तो आप उसके लिए इंसर्ट वाली कमांड करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा ये वाली रो ऐड करनी है, 70 उसका डिपार्टमेंट आईडी हो, और जो डिपार्टमेंट नेम है वो पब्लिक रिलेशंस हो, मैनेजर आईडी 100 हो, और लोकेशन आईडी जो है वो 1700 हो। ये वाली रो आपने इस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड एंड पे ऐड करना है। तो आप उसके लिए क्या कमांड लगाएंगे, इंसर्ट करना है एक न्यू रो डिपार्टमेंट टेबल में, तो उसके लिए आप इंसर्ट इनटू की कमांड यूज़ करेंगे। अब इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट जो कमांड है उसका सिंटेक्स क्या है कि इंसर्ट इनटू दोनों कीवर्ड्स हैं। टेबल का नेम आपने लिखना है, साथ उसके कॉलम्स का एट्रीब्यूट के किस टेबल में आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और कौन कौन सी वैल्यूज़ ऐड करनी है, और साथ वैल्यूज़ जो है वो कीवर्ड है, और साथ आपने वैल्यू लिखनी है। वैल्यू का मतलब क्या है कि हर कॉलम के अगेंस्ट, जैसे ये आपके पास कॉलम नेम है, आपने डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट वैल्यू क्या क्या है, 10, 20, 50 ये वैल्यूज़ हैं। इसी तरह से जो डिपार्टमेंट नेम है उसके अगेंस्ट भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, शिपिंग, आईटी, और इसी तरह मैनेजर आईडी के अगेंस्ट वैल्यूज़ हैं। तो ये आपके पास क्या होंगी, वैल्यूज़ में आपके पास आप मल्टीपल वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। ओनली वन रो इज इंसर्टेड एट ए टाइम विद दिस सिंटेक्स, कि सिर्फ और सिर्फ एट ए टाइम कोई एक रो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं इस सिंटेक्स के साथ। जैसे इंसर्टिंग न्यू रो, अब हमने न्यू रो कौन सी ऐड करनी है, ये वाली 70 डिपार्टमेंट आईडी है, नेम पब्लिक रिलेशन 100, मैनेजर आईडी और लोकेशन आईडी जो है वो 1700 है। इसको हम ऐड कैसे करेंगे, अब कॉलम में कौन कौन से, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन आईडी, 4 कॉलम नेम्स हैं। तो इंसर्ट इनटू, आगे टेबल का नाम डिपार्टमेंट्स, साथ उसके कॉलम के नेम या एट्रीब्यूट के नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, और वैल्यूज़ में आपने लिखना है। अब डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इंट है, इसकी डाटा टाइप, तो आपने क्या लिखना है, साथ उसकी वैल्यू 70 लिखनी है। और इसी 70 हमने सिंपल इसलिए लिखी हुई है, सिंगल कोट्स में नहीं लिखी, क्योंकि इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। इसी तरह से हमने डिपार्टमेंट नेम में हमने जो ये सिंगल कोट्स में लिखी हुई है वैल्यू, पब्लिक रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे डाटा टाइप क्या है, var4। तो हम जो डिपार्टमेंट नेम है उसके लिए हम सिंगल कोट्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट नेम में जो डाटा टाइप सेट की हुई है वो बेसिकली var4 सेट की हुई है। इसी तरह से मैनेजर आईडी की वैल्यू 100 और लोकेशन आईडी की वैल्यू 1700। जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अब वो जो नया रिकॉर्ड है वो इस तरह से एंड पर ऐड होगा, ये यहाँ पर, ये हमारे पास इधर नया रिकॉर्ड लास्ट में एक रो ऐड हो जाएगी, जो कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, और उसके बाद आपके पास जो उस टेबल में कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स आपके पास जितने भी हैं, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, और साथ वैल्यूज़ इज़ बेसिकली ये कीवर्ड, और साथ उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी के अगेंस्ट वैल्यू 70 आएगी, डिपार्टमेंट नेम के अगेंस्ट वैल्यू पब्लिक रिलेशन आएगी, मैनेजर आईडी के अगेंस्ट 100 एंड लोकेशन आईडी के अगेंस्ट 1700। जब ये क्यूरी रन होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो आपके पास एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स में।
ओके, एग्जिस्टिंग रोज इंसर्टिंग रोज विद नल वैल्यूज, इम्प्लिसिट मेथड एंड एक्सप्लिसिट मेथड। अब आपके पास दो तरीके हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो नल वैल्यू डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल कि आप चाह रहे हैं कि इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो लेट सपोज आपके पास कॉलम नेम्स जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, लेट सपोज 10 एट्रीब्यूट्स हैं, 12 एट्रीब्यूट्स हैं, एंड यू ओनली हैव टू ऐड वैल्यूज टू अगेंस्ट 2 एट्रीब्यूट्स और अगेंस्ट 2 कॉलम्स। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ऐड करना चाह रही हूँ और बाकी सारी वैल्यूज़ मैं कह रही हूँ वो नल हो, ये मतलब वहाँ पे और कोई भी वैल्यू डिस्प्ले ना हो। तो उसके लिए क्या तरीका है कि मैं लिखूंगी इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स, और जिन दो एट्रीब्यूट्स में मैंने वैल्यूज़ ऐड करनी है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नेम, वहाँ पे मैं क्या करूँगी 30 और परचेजिंग उसकी वैल्यू लिख दूँगी और बाकी सारी वैल्यूज़ मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी। ये इम्प्लिसिट मेथड है कि आप अगर वैल्यूज़ को छोड़ दें तो वो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नल डिस्प्ले हो जाएगा। और एक ये है कि आप नल का कीवर्ड यूज़ कर लें। तो इन दोनों मेथड में से अगर आप चाह रही हैं कि आप जो है वो नल का कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप जस्ट दो वैल्यूज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे नल का कीवर्ड यूज़ कर देंगे। अगर आप कोई स्पेशल वैल्यूज़ ऐड करना चाह रही हैं तो उसका एक अलग से सिंटेक्स है, जैसे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वाला टेबल है और यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, हायर डेट, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, पैकेट, मैनेजर आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनके अगेंस्ट हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक स्पेशल वैल्यू कौन सी इंसर्ट की हुई है, सिस डेट के नाम से। अब ये सिस डेट किसके अगेंस्ट वैल्यू आ रही है, हायर डेट के अगेंस्ट, और ये जो सिस डेट है ये आपके पास क्या करेगा, करंट डेट और टाइम आपके पास डिस्प्ले करा देगा, और वहाँ से आपके पास जो है वो आपके पास कैलेंडर अगर आप डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में तो आपके पास वो कैलेंडर डिस्प्ले होगा, डिस्प्लेइंग द करंट डेट एंड टाइम, और उसके अगेंस्ट आप जो है वो कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। कॉपिंग रोज फ्रॉम अनदर टेबल, जैसे आप जो है वो किसी और टेबल से कोई रोज़ को कॉपी करना चाह रहे हैं अपने टेबल में, तो राइट शुड इंसर्ट स्टेटमेंट विद अ सब क्यूरी, तब आप एक सब क्यूरी यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम कि आपने किस टेबल में वैल्यू करनी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, डू नॉट यूज़ द वैल्यूज क्लॉज एंड इट कॉपीज ऑल द डाटा फॉर एम्प्लॉय टेबल इनटू ईएमपी टेबल। अब आपने एक टेबल बना हुआ है ऑलरेडी एम्प्लॉय का, ठीक है, और आप एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि उस टेबल में सारा वो वाला रिकॉर्ड कॉपी हो जाए जो आपके पास एग्जिस्टिंग किसी टेबल में रिकॉर्ड है, बजाय इसके कि आप इंसर्ट इनटू करके बार बार रिकॉर्ड ऐड करें, यू जस्ट नीड टू कॉपी दैट रिकॉर्ड। इन ऑर्डर टू कॉपी आप सब क्यूरी यूज़ करते हैं, क्यूरी विद इन क्यूरी। सब क्यूरी क्या होता है, बेसिकली कि एक क्यूरी के अंदर आपकी मल्टीपल क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब इंसर्ट इनटू तो आपके पास वैल्यूज़ ऐड करने के लिए है, बट यू हैव टू कॉपी। उसके लिए क्या करेंगे कि आप इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वाला टेबल जहाँ पे आप रिकॉर्ड्स को ऐड करना चाह रहे हैं या कॉपी करना चाह रहे हैं, और ये एक इस क्यूरी के अंदर आपने एक और के क्यूरी एग्जीक्यूट की है, वो क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये वाली जो क्यूरी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ये किससे यूज़ होती है, ये बेसिकली सारे रिकॉर्ड्स को फेच करती है, कहाँ से, किसी भी पर्टिकुलर टेबल से। तो अब सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय ने सारे रिकॉर्ड्स को बेसिकली फेच कर दिया एम्प्लॉय वाले टेबल से, और उनको फेच करके क्या किया है, जो ऊपर वाली क्यूरी यूज़ हो रही है एक्सटर्नल क्यूरी इंसर्ट इनटू ईएमपी, के ईएमपी में उस सारे रिकॉर्ड को फेच करके इंसर्ट कर दिया। तो जब भी आपने कॉपी करने हो रोज़ को रिकॉर्ड को किसी भी टेबल के लिए, तो उसके लिए आप सब क्यूरी यूज़ करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट इनटू लगाएंगे और आप सिलेक्ट करके उन सारे रिकॉर्ड को फेच करेंगे और फेच करने के बाद उसे एक पर्टिकुलर टेबल में इंसर्ट कर देंगे। कॉपिंग स्पेसिफिक कॉलम डाटा फ्रॉम अनदर टेबल, ये तो हमारे पास है कि सिर्फ जो है वो सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी कॉलम हैं, उन सब डाटा को फेच करके इस वाले जो एम्प्लॉय वाला टेबल है उसमें फेच कर देगा। अगर आप कुछ सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम्स के डाटा को फेच करना चाह रहे हैं, वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय साथ आईडी, नेम, सैलरी। अब आपने वो एट्रीब्यूट्स लिखने हैं जिनमें आप डाटा को कॉपी करना चाह रहे हैं, और सब क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी
फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब मैं सारा रिकॉर्ड, ये सारे कॉलम्स नहीं फेच होंगे, इधर सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉलम्स फेच होंगे जिनका रिकॉर्ड होगा एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी। अब यहाँ पर आईडी में इस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट जो भी रिकॉर्ड होगा वो जाएगा, नेम में जो लास्ट नेम के अगेंस्ट रिकॉर्ड होगा वो जाएगा, और सैलरी में जो इस सैलरी के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड होगा वो सारा ऐड हो जाएगा। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलम करना चाहती हैं तो आप सिर्फ इंसर्ट इनटू में भी वो स्पेसिफिक कॉलम, और सिलेक्ट स्टैटिक के बजाय आप करेंगे सिलेक्ट में वो स्पेसिफिक कॉलम्स। और अगर हम किसी स्पेसिफिक रो को किसी और टेबल में कॉपी करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक रोज को, तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय सीएस आईडी नेम सैलरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल टू सीएस। अब जहाँ जहाँ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट सीएस है, सिर्फ और सिर्फ उस एम्प्लॉय का आईडी, लास्ट नेम और सैलरी जो है वो इसमें कॉपी होगा, इस वाले टेबल में, एम्प्लॉय सीएस वाले टेबल में उसका आईडी, नेम और सैलरी आएगा। सिर्फ वो वाले एम्प्लॉय जिनका जो डिपार्टमेंट है वो सीएस है। अच्छा, ये तो हम लोगों के पास सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट थी कि आप इंसर्ट कर रहे हैं किसी एक नए रिकॉर्ड को। अब वो नए रिकॉर्ड को आप इंसर्ट कर रहे हैं जो है वो सारी वैल्यूज़ के साथ, आप सिलेक्टिव वैल्यूज़ कर रहे हैं, आप कॉपी करना चाह रहे हैं किसी और टेबल से रिकॉर्ड को, डाटा को कॉपी करना चाह रहे हैं, या पर्टिकुलर कॉलम्स को कॉपी करना चाह रहे हैं, सारे रिकॉर्ड को करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास इंसर्ट इनटू की कमांड्स थी डिफरेंट कंडीशंस के साथ। अब हमने अगर किसी भी एक टेबल में डाटा को चेंज करना है, फॉर एग्जांपल मैंने गलती से इधर डिपार्टमेंट आईडी 60 मेंशन की हुई है, मैं 60 के अगेंस्ट इस डिपार्टमेंट आईडी को 30 करना चाहती हूँ, आई मीन्स आई वांट टू मॉडिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल। उसके लिए क्या करना है, हमने मॉडिफाई की या अपडेट की कमांड करनी है। ठीक है, द अपडेट सिंटेक्स है मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रोज विद द अपडेट स्टेटमेंट। आपने क्या लिखना है, अपडेट सार टेबल का नेम, सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू वेयर, और कंडीशन में आप अपडेट मोर देन वन रो एट ए टाइम इफ रिक्वायर्ड। अच्छा, अपडेट का हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रो और रोज आर मॉडिफाइड इफ यू स्पेसिफाई द वेयर क्लॉज। अच्छा, अपडेट एम्प्लॉयज, अपडेट कीवर्ड है, साथ टेबल का नेम एम्प्लॉयज और साथ सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 70 वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 130। ऑल रोज इन द टेबल आर मॉडिफाइड इफ omit the where clause। अपडेट कॉपी एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 110। अब यहाँ पर ये आपके पास जो है वो टेबल है, हमने किया है अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 70 वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 130। एम्प्लॉय आईडी जो है वो किधर है, 130। अच्छा, ये इस टेबल में नहीं हुआ हुआ, ये जैसे एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक कोई टेबल है जहाँ पे आपने एम्प्लॉय वाले टेबल को अपडेट करना है, और आपने क्या करना है, वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 70 सेट करनी है। अगर आप डिपार्टमेंट आईडी 70 सेट कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ कहीं भी आपके पास जो एम्प्लॉय वाला टेबल है वहाँ पे हर जगह डिपार्टमेंट आईडी जो है वो 70 आ जाएगी। अगर आपको ये कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं कि मैंने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैंने एक स्टूडेंट है, उसका मैंने फ़ोन नंबर चेंज करना है, ठीक है, तो मैं लिखूँगी, उसकी क्यूरी लिखूँगी अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट फ़ोन नंबर इक्वल टू नया फ़ोन नंबर वेयर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू दिस। जब मैं ये वाली कंडीशन लिखूँगी तो सिर्फ और सिर्फ उस एक पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अगेंस्ट उसका फ़ोन नंबर चेंज होगा। अगर मैं कह रही हूँ कि सबका फ़ोन नंबर एक जैसा कर दें तो तब क्या होगा, अपडेट स्टूडेंट और सेट फ़ोन नंबर इक्वल टू वट एवर 1 2 3 जो भी है, तो वो क्या होगा, वो हर स्टूडेंट में उस फ़ोन नंबर वाली फील्ड में आ ही जाएगा वो जो आपने नया फ़ोन नंबर सेट किया हुआ है। तो वेयर वाली अगर आप क्लॉज यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ हमने किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड के अगेंस्ट किसी भी डाटा को अपडेट करना है। रिमूविंग अ रो फ्रॉम द टेबल, फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड 100 फाइनेंस, और साथ इस वाले में रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मैं डिलीट की स्टेटमेंट लिखूँगी, डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम वेयर
की कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने किया डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिलीट और फ्रॉम दोनों क्या हैं, कीवर्ड हैं, और साथ टेबल का नेम डिपार्टमेंट, वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू फाइनेंस। अब जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट नेम फाइनेंस होगा इस टेबल में, रिकॉर्ड्स में, वहाँ से वो सारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। अगर हम वेयर की क्लॉज नहीं लगाते हैं, मैं सारा रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रही हूँ इस पर्टिकुलर टेबल में से, तो मैं लिखूँगी डिलीट फ्रॉम और टेबल का नेम। जब मैं डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम लिखूँगी तो उस टेबल में जितना भी सारा रिकॉर्ड मौजूद है वो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं वेयर की क्लॉज लगाऊंगी, मैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रही हूँ, तब मैं वेयर की क्लॉज लगा के उसमें कंडीशन लगाऊंगी। तो ये आपके पास तीन तरीके हैं। एक आपके पास CRUD ऑपरेशन है कि आपने जो है वो क्रिएट की है रिकॉर्ड इंसर्ट इनटू से, आपने सेलेक्ट की स्टेटमेंट से आप उसको रिट्रीव करा सकते हैं, जो हमने पिछली पढ़ा है रो फिल्टरिंग करते हैं और उसमें आप डिफरेंट कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। अपडेट में आप किसी भी डाटा को अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेयर की क्लॉज के साथ भी। और अगर आप वेयर की क्लॉज यूज़ नहीं करना चाहते, आप सारे डाटा को अपडेट करना चाहते हैं, तब आप वेयर की क्लॉज को ओमिट कर देंगे। और इसी तरह से डिलीट, आप किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाह रही हैं, या आप किसी पर्टिकुलर जो है वो सारे डाटा को डिलीट करना चाह रही हैं, तो आप अगर सारे डाटा को डिलीट करना चाह रही हैं तो आप ओमिट कर देंगे वेयर की क्लॉज को। और अगर आप किसी पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करना चाह रही हैं तो आप वेयर की कंडीशन के साथ वो डाटा को डिलीट करेंगे। तो ये हमारे पास CRUD ऑपरेशन हैं डिफरेंट, क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट और डिलीट करना रिकॉर्ड्स को। तो आपने जो प्रीवियस लेक्चर में सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट्स पढ़ी यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स, और इसी तरह से उन सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट्स में हम जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे हम डाटा ऐड भी कर सकते हैं, नया डाटा हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो DML बेसिकली आपके पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रेलेवेंट है कि आप डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं।